हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्कृति। और ये टॉपिक जो है एमए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर का सिलेबस का पार्ट है। साथ ही यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का या टीजीटी या पीजीटी का भी। तो स्पेशली जो है ये एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट है। तो इसको शुरू करते हैं। राजनीतिक संस्कृति का विचार राजनीति विज्ञान के लिए एक नूतन उपलब्धि है। राजनीतिक संस्कृति में सामान्यतः उन विशिष्ट रीति रिवाजों, परंपराओं, आदतों, विश्वासों, भावनाओं, अवधारणाओं और अभिवृत्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें व्यक्ति अपने राजनीतिक पद्धति के सामान्य अनुभव के रूप में सीखता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति की संस्कृति होती है जो वो समाज में सीखता है, और कोई भी ऐसी संस्कृति जिसका संबंध राजनीति से हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। आगे देखते हैं। रही बात राजनीतिक संस्कृति के नामकरण की, तो इसके नामकरण के बारे में जो है लोगों में मतभेद है, यानी एक मत नहीं है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के लिए कार्य के प्रति अभिमुखीकरण शब्द का प्रयोग किया है, ओरिएंटेशन टू एक्शन, ये शब्द आमंड ने यूज किया है राजनीतिक संस्कृति के लिए। जबकि जो डेविड ईस्टन है, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जो पर्यावरण है समाज का, उसमें जो कल्चर डेवलप होता है उसको उन्होंने राजनीतिक संस्कृति कहा है। जबकि जो स्पीरो हैं, इन्होंने राजनीतिक शैली शब्द का प्रयोग किया है। परिभाषा की बात करें तो आमंड और पावेल की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। इनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों अर्थात एटीट्यूड और अभिमुखीकरण अर्थात ओरिएंटेशन का प्रतिमान है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी देख लेते हैं। परिभाषाओं को देखने से ये होता है कि हमें उस शब्द का मूल अर्थ क्या है वो समझ में आ जाता है। तो ल्यूशन पाई के अनुसार देखते हैं राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक संस्कृति में वे सभी अभिवृत्तियां, विश्वास, भावनाएं सम्मिलित हैं जिनके बिना कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो सकती। ऐसा कौन कहता है? ल्यूशन पाई कहते हैं। ल्यूशन पाई आगे कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से ही हमें उन आधारभूत धारणाओं और नियमों का ज्ञान होता है जो किसी भी राजनीतिक पद्धति के मूल में होकर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। टालकट पार्सन के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिमुखीकरणों से है। वहीं रोज के अनुसार देखें तो रोज कहते हैं कि राजनीतिक जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति की धारणा ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मनोभावों का सुविधाजनक तथा संक्षिप्त तरीका है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, दृष्टिकोणों, विश्वासों और भावनात्मक प्रवृत्तियों, प्रतिमानों, सामान्य लक्ष्यों तथा सामान्य स्वीकृत नियमों के योग को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। अब हम राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्व देखेंगे और इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। ऐतिहासिक विकास, पहला जो तत्व है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में वो है ऐतिहासिक विकास। फिर है भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, अभी हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब इनकी व्याख्या भी। फिर सामाजिक आर्थिक संरचना का भी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक स्थिरता का भी पड़ता है, धार्मिक विश्वासों का भी प्रभाव पड़ता है, और अन्य तत्व जैसे शिक्षा वगैरह हैं, ये भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है। राजनीतिक संस्कृति नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना रखती है। राजनीतिक संस्कृति समन्वयकारी होनी चाहिए और यह गतिशील भी होनी चाहिए। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्वों में हमने पहले देखा था ऐतिहासिक विकास, यानी जो ऐतिहासिक विकास होता है वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करता है। प्रत्येक पीढ़ी जो है राजनीतिक शिक्षा अपनी पूर्व पीढ़ी से सीखती है। जैसे कि देखते हैं कि किसी भी देश की प्राचीन राजनीतिक संस्कृति का उसके वर्तमान स्थिति पर आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन के सम्राट हैं या राजा हैं, जनता उनका कितना सम्मान करती है, एक ऐसी संस्कृति वहाँ पर डेवलप हुई है। वहीं देखें तो फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति है, वहाँ पे जो वहाँ की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका प्रभाव है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक प्रभाव पड़ता ही है। यही कारण है कि आज भी ब्रिटेन में सम्राट के प्रति जनता बहुत ही ज़्यादा सम्मान रखती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करते हैं। और वहाँ की सीमाएं कैसी हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सारी चीज़ें
प्रभावित करती हैं। जैसे यूएसए में रंग भेद होने के बावजूद भी उनकी विशाल सीमाओं तथा विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को विकसित होने में योगदान दिया है। इसके विपरीत जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं वे अधिक गर्म हैं, साथ ही आकार में छोटे हैं। ऐसे में वहाँ जो सत्ता है वो बंदूक की नोक पर होना आम बात है। साथ ही जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक संरचना की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है प्रभावित करती है राजनीतिक संस्कृति को या उसके निर्माण में योगदान देती है। जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ राजनीतिक संस्कृति जो है एक उच्च स्तर की राजनीतिक संस्कृति का जन्म होता है, जिसे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक चलती है। यही कारण है कि इंग्लैंड और अमेरिका में जहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो उच्च है, तो वहाँ की राज व्यवस्था जो है इस प्रकार है, यानी वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जबकि एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पे कई देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली असफल भी हो चुकी है। चौथा जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देता है वो है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के अभाव में राजनीतिक संस्कृति का जो है विकास संभव नहीं है। उदाहरण के लिए भारत तथा पाकिस्तान एक साथ आजाद तो हुए, लेकिन भारत में राजनीतिक स्थिरता रही तो परिणाम स्वरूप जनतंत्र के प्रति यानी लोकतंत्र के प्रति जनता के मन में दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई है। जबकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहती है, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे एक राजनीतिक संस्कृति जो है वो विकसित नहीं हो पाया है या वहाँ पे संस्कृति का विकास सिसक रहा है। धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में जो है योगदान देते हैं। धार्मिक विश्वास संस्कृति को प्रभावित करती है। धर्मांधता भाग्यवादिता को जन्म देता है और व्यक्ति सब कुछ ईश्वर की देन और भाग्य की नियति मानकर चुप हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिवर्तन सरलता से संभव नहीं है। हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, जबकि इस्लाम धर्म में क्या है, थोड़ा सा कट्टरता है। यही कारण है कि जो हिंदू राष्ट्र है वहाँ पे लोकतंत्र अधिक सफल है, क्योंकि सहिष्णुता होने की वजह से वे सहनशील होते हैं, जबकि इस्लामिक देशों में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। अन्य तत्व देखें जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करते हैं वो है शिक्षा। यदि शिक्षा का उच्च स्तर है तो जनतंत्र वहाँ पे ज़्यादा सफल होगा और लोकतंत्र की स्थापना सुगम होगी। जबकि यदि अशिक्षा का स्तर वहाँ पे ज़्यादा है तो ऐसे में सैनिक तंत्र या राजतंत्र की संभावना बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। इसमें हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति जो है इसकी स्वरूप जो है अमूर्त होता है। इसका स्वरूप राजनीतिक संस्कृति में जन समाज के मूल्यों और विश्वासों का बहुत महत्व होता है। ये अमूर्त होते हैं जब जनता राज्य के प्रति अपने विद्रोह या आक्रोश को प्रदर्शित करती है, जो कि राज्य के किसी कार्य या कानूनों के फलस्वरूप होता है। तब जनता की मानसिक स्थिति को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जनता के जो मनोमस्तिष्क में विचार होते हैं वे अमूर्त होते हैं, जिससे कि राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है। राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है। व्यक्ति और समाज के जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील होती है। जिन समाजों में राजनीतिक स्थायित्व होता है उसमें राजनीतिक संस्कृति की जो परिवर्तन है वो मंद गति से होती है, जबकि राजनीतिक संस्कृति में उस समय भी परिवर्तन होता है जब कोई नया विशिष्ट जन संस्कृति दूसरों की संस्कृति पर अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करता है। राजनीतिक संस्कृति की अगली विशेषता है कि यह नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित होता है। राजनीतिक संस्कृति नैतिक मूल्यों के प्रति समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप भी योगदान देता है। राजनीतिक संस्कृति का समन्वयकारी स्वरूप, ये भी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। राजनीतिक संस्कृति में नए मूल्य एवं संस्कृति आते रहते हैं। नए और पुराने जीवन मूल्यों में संघर्ष भी होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप समन्वयकारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति इतनी उदार और समन्वयकारी रही है कि उसने बाहर से आने वाले अनेक धर्मों, राजाओं, संस्कृतियों, भाषाओं और कलाओं को अपने में समाहित किया है। और इतना कुछ होते हुए भी सदैव मंथर गति से आगे बढ़ती रही है। इंग्लैंड की संस्कृति भी बड़े से बड़े परिवर्तन को सहज ही स्वीकार कर लेती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की बात करें तो ये एमी फाइनर के अनुसार जो राजनीतिक संस्कृति है वो 4 प्रकार की है।
परिपक्व या मैच्योर राजनीतिक संस्कृति, विकसित या डेवलप्ड राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति यानी लो राजनीतिक संस्कृति, और न्यूनतम स्तरीय यानी मिनिमम राजनीतिक संस्कृति। वहीं वाइजमैन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार का माना गया है: संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार देखें तो इन्होंने बताया है एंग्लो अमेरिकन राज व्यवस्था में जो राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है वो अलग होती है। फिर इन्होंने कहा है महाद्वीपीय यूरोपियन राज व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति अलग होती है। गैर पाश्चात्य या पूर्व औद्योगिक या जो आंशिक रूप से औद्योगिक राज व्यवस्थाएं हैं वहाँ की राजनीतिक संस्कृति अलग होती है। साथ ही आमंड कहते हैं कि जो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक प्रणाली है वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति अलग प्रकार की होती है। संख्या और शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिजनात्मक संस्कृति यानी जो इलीट क्लास होता है, जहाँ पे जो शक्ति है वो इलीट क्लास में या उच्च वर्ग में सीमित रहती है, उस तरह की संस्कृति। और एक होती है जन संस्कृति या मास कल्चर, जहाँ पे जो शक्ति होती है वो जनता में एक तरीके से निहित होती है। राजनीतिक संस्कृति के भाग की बात करें या कंपोनेंट्स की बात करें पॉलिटिकल कल्चर के, तो इसके 2 भाग हैं। पहला कि अभिमुखीकरण या अनुकूलन, जिसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, और दूसरा कि राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक संस्कृति का ओरिएंटेशन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो आमंड और पावेल ने 3 ओरिएंटेशन बताए हैं राजनीतिक संस्कृति का। पहला ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण या कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्तियों को या नागरिकों को कितना जो है ज्ञान है राजनीतिक संस्कृति के बारे में या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। भावात्मक अभिमुखीकरण का मतलब है कि जो नागरिक हैं उनका राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रक्रिया से कितना लगाव है या सरकार के प्रति कितना लगाव है। और मूल्यांकित अभिमुखीकरण का मतलब है कि वो राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों में कितना विश्वास करते हैं। राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे है कि राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों का लगाव है या नहीं है या फिर दुराव है। राजनीतिक ढांचा की बात करें तो ये है कि राजनीतिक संस्कृति में जो लोग हैं वो कानून का पालन अपनी इच्छा से करते हैं या भय से करते हैं। फिर राजनीतिक संस्कृति की और बात करें तो उसमें ये देखते हैं कि जो नीतियाँ हैं वो सरकार कैसे लागू करती है, वो जन कल्याणकारी है या नहीं, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। फिर है कि व्यक्ति एक राजनीतिक अभिनेता के रूप में, अर्थात जो व्यक्ति है वो भी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने जो राजनीतिक संस्कृति है उसके 2 कॉन्सेप्ट देखे, एक है ओरिएंटेशन या अभिमुखीकरण और दूसरा है राजनीतिक उद्देश्य। अब हम देखेंगे राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति का महत्व ये है कि इससे समष्टि पक्षी और व्यष्टि पक्षी दोनों में समन्वय होता है, यानी जो माइक्रो है और जो मैक्रो है यानी व्यापक और सूक्ष्म, दोनों तरीके से इसमें जो है एक समन्वय स्थापित किया जाता है राजनीतिक प्रक्रिया में। दूसरा है समाज की गतिशीलता का अध्ययन करने में ये सहायक होता है, क्योंकि समाज में जो संस्कृति है वो उसमें जब परिवर्तन होता है तो राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार समाज की जो गतिशीलता है, जो उसमें परिवर्तन है, उसका अध्ययन करने में भी सहायक होता है। तीसरा महत्व ये है कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने में सहायक, क्योंकि जब हम राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उससे व्यक्तियों की जब व्यवहार का पता चलता है तो इससे क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में भी हेल्प मिलता है। राजनीतिक प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, जब राजनीतिक संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो इससे तुलनात्मक अध्ययन में भी हेल्प मिलता है कि किस देश की संस्कृति किस प्रकार की है या किस काल में किसी देश की संस्कृति किस तरह की थी, पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है। इस आधार पे एक हम अंदाजा लगाते हैं कि इन फ्यूचर जो है राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। आलोचना की बात करें तो देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी कुछ अगर गुण है तो दोष भी होंगे, उनकी तारीफ है तो उनकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी। तो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक संस्कृति आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये एक अस्पष्ट अवधारणा है। हालांकि ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि अस्पष्ट अवधारणा है। पुराना विचार नया नाम, कई व्यक्ति कहते हैं कि ये बहुत ही पुराना विचार है, राजनीतिक संस्कृति तो पहले से ही विद्यमान है समाज में, लेकिन बस नाम नया दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन नया नाम तो तभी दिया गया ना जब इसका अध्ययन करना औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी या एनटीए नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है
उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आप पीजीटी या टीजीटी की अगर तैयारी करते हैं तो मैंने इसी पर्पज़ से इसको थोड़ा लेंथी बनाया था, क्योंकि जो वर्गीकरण है, आमंड का वर्गीकरण हो गया या एक और राइटर का जो वर्गीकरण है, तो वो कभी कभी पूछ लेता है नेट जेआरएफ के एग्जाम में। और वैसे भी आपको राजनीतिक संस्कृति की कॉन्सेप्ट जो है वो पता होनी चाहिए यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य कोई एग्जाम हायर लेवल का देते हैं। ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स जो मैंने इसमें प्रयोग किया है, तो उसके लिए आप एक टेलीग्राम का लिंक है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और जिसका नाम है वेद स्टडी हब। वेद स्टडी हब इसका नाम है। ठीक है। यहाँ से आप, मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ उनके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।